हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, माने वित्तीय संस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग देखने को मिलता है कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। या फिर कई बार हमें ब्रीफली कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल बैंक को के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने हैं या ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए एग्ज़ाम में कहा जाता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो विश्व के विभिन्न देशों में विशिष्ट वित्तीय एवं विकास निगमों की स्थापना की गई है, परंतु भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में कि आर्थिक डेवलपमेंट के लिए या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में इनकी विशेष भूमिका है। ये संस्थाएं कॉमर्शियल रूप से फाइनेंस की आवश्यकता पूर्ति में विशेष योगदान देती है। ये न केवल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करती है वरन प्रवर्तन तथा विकास संबंधित मामलों में भी सहायता प्रदान करती है। कंपनियों की प्रतिभूति का अभिगोपन करती है तथा कंपनियों के शेयर व डिबेंचर्स में सीधा इन्वेस्टमेंट करती है। इसके अतिरिक्त नई यूनिट्स को या नए इंटरप्राइजेस को टेक्निकल कंसल्टेंसी का सहायता भी प्रदान करती है। किसी भी उद्योग को आरंभ करने हेतु किसी भी एक्सटर्नल रिसोर्सेस या सोर्सेस से फाइनेंशियल सहायता लेनी पड़ती है। उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नेशनल एवं स्टेट लेवल पर अनेक संस्थाएं व निगम तथा बैंक स्थापित हैं। इन संस्थाओं द्वारा उद्योगों को उचित ब्याज दर पर धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसे एक निश्चित समय के बाद प्रबंधकों को वापस लौटाना पड़ता है। यह फाइनेंशियल सहायता उद्योगों के मॉडर्नाइजेशन और एक्सपांशन इत्यादि के लिए प्रदान की जाती है। तो ऑल इंडिया लेवल पे कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें देखते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात देश में तीव्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की आवश्यकता का अनुभव किया गया। इसके अतिरिक्त लघु उद्योगों में लगी पुरानी मशीनों को बदलने एवं मॉडर्न मशीनों की आवश्यकता थी। अतः इन कार्यों के लिए फाइनेंस प्रदान करने हेतु जुलाई 1948 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1993 में से इस निगम को परिवर्तित करके एक कंपनी का रूप दे दिया गया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस निगम लिमिटेड का प्रमुख उद्देश्य उद्योगों के लिए मीडियम एवं लॉन्ग टर्म क्रेडिट की व्यवस्था करना है। निगम द्वारा भारत में ऐसी रजिस्ट्रेशन या पंजीकृत समिति दायित्व वाली सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी एवं सहकारी संस्थाओं को लोन प्रदान की जा सकती है, जो वस्तुओं के निर्माण, संरक्षण, प्रोसेसिंग, खनन, जहाजरानी और माने शिपिंग और होटल और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन व जनरेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन में संलग्न हो। उद्यमिता के विकास में इसका योगदान निम्नलिखित है। जैसे कहाँ कहाँ इनका जो योगदान है उसे हम देखते हैं। तो परियोजना माने प्रोजेक्ट वित्त प्रदान करना, माने प्रोजेक्ट फाइनेंस प्रदान करना, एंटरप्रेन्योरियल प्रवर्तन योजना का संचालन करना, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज हेतु सहायता देना, रिस्क कैपिटल और एंटरप्रेन्योर कैपिटल तथा टेक्नोलॉजिकल फाइनेंस हेतु सहायता देना और प्रबंध विकास हेतु सहायता प्रदान करना, मैनेजमेंट से रिलेटेड
एंड एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट कार्यक्रम को संचालित करना। ये इनके कुछ प्रमुख कार्य हैं। देन नेक्स्ट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना अक्टूबर 1954 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निजी समिति दायित्व वाली कंपनी के रूप में किया गया है। इस निगम का उद्देश्य मुख्यतः ऐसे आधारभूत एवं भारी उद्योगों की स्थापना अथवा विकास करने से है जो देश की इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में विद्यमान खाई के पाट सके। तो इस निगम का प्रबंधन एक बोर्ड ऑफ मेंबर द्वारा किया जाता है, जिसमें 15 से 25 तक डायरेक्टर्स हो सकते हैं या मेंबर्स हो सकते हैं। वर्तमान में इस निगम के संचालक मंडल की अध्यक्ष सहित 15 मेंबर्स हैं। इस संचालक मंडल में सरकारी एवं गैर सरकारी जैसे उद्योगपति, वैज्ञानिक और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ सदस्य होते हैं तथा वह सब सरकार द्वारा नामित होते हैं या नॉमिनेटेड होते हैं। इस निगम के अधिकृत पूंजी 1 करोड़ रुपए तथा प्रदत्त पूंजी 40 लाख रुपए रखी गई है। इसके अतिरिक्त निगम अपने साधन बढ़ाने हेतु बॉन्ड व ऋण पत्र की निर्गमित करता है तथा केंद्र सरकार व राज्य सरकार से, बैंकों से व व्यक्तियों आदि से ऋण, अग्रिम व जमा धनराशि प्राप्त कर सकता है। एंटरप्रेन्योरल या एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट निगम के कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे उद्योगों को तकनीकी परामर्श एवं डिज़ाइन संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना, नए आधारभूत एवं भारी उद्योग से संबंधित परियोजनाओं के परिवर्तन, निर्माण एवं संचालन का कार्य करना, मशीनरी एवं संयंत्र निर्माण करने वाली संस्थाओं के विकास के लिए ऋण प्रदान करना, सरकार की ओर से सूती वस्त्र, जूट और मशीनरी औजार उद्योगों के आधुनिकीकरण एवं पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। निगम ने प्रवर्तनीय एवं विकास संबंधित कार्य की दिशा में अनेक परियोजना की स्थापना में मदद की है। इसके अतिरिक्त निगम ने तकनीकी परामर्श सेवाओं के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया है। देन थर्ड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। तो इस बैंक की स्थापना अप्रैल 1971 में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने एवं अनार्थिक उपक्रमों में लाभ क्षमता उत्पन्न करने हेतु वित्तीय सहायता देना है। बैंक एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल हेल्प देने के अतिरिक्त टेक्निकल व मैनेजमेंट सब हेल्प भी उपलब्ध कराता है। बैंक प्रतिभूतियों के अभिगोपन, प्रत्यक्ष अभिदान और किराया क्रय सहायता भी उपलब्ध कराता है। यह पुनर्निर्माण संबंधित और भी अनेक कार्य करता है। एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट में इसका योगदान जो है निम्नलिखित है। तो एक एक करके इनके जो योगदान है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो है पुनर्निर्माण सहायता कोष। तो बैंक ने बीमार इकाइयों के पुनर्निर्माण के लिए एक पुनर्निर्माण सहायता कोष को स्थापित किया है। इससे अनार्थिक इकाइयों के ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराए जाते हैं। यह बीमार इकाइयों को साधनों की कमी दूर करने हेतु सहायता देता है। पिछड़े क्षेत्रों में सहायता। बैंक पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली इकाइयों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता देता है। सलाह देना। बैंक नए एंटरप्रेन्योर को टेक्निकल एवं मैनेजमेंट से रिलेटेड
कंसल्टेंसी प्रदान करता है, बीमार इकाइयों को टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन कराता है एवं आवश्यक मार्गदर्शन करता है। बैंक नवीनीकरण के लिए भी सहायता प्रदान करता है। देन फोर्थ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आपको शॉर्ट नोट्स भी देखने को मिलेगा। तो आइए हम इसे डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो भारतीय संसद द्वारा यूनिट ट्रस्ट अधिनियम दिसंबर 1963 में पारित किया गया तथा 1 जुलाई 1964 में इसने अपनी इकाइयों की बिक्री प्रारंभ की। इसका जो हेड ऑफिस वो है मुंबई में है। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें एकत्र करके विभिन्न उद्योगों में इस प्रकार इन्वेस्ट करना जिससे कि मिनिमम रिस्क पर अधिकतम या मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो सके। तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट के इन्वेस्टमेंट स्कीम में इस बात पर फोर्स किया जाता है या दिया जाता है जिसमें इन्वेस्टमेंट कैपिटल सुरक्षित रहे, उस पर पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त हो तथा साथ ही साथ पूंजी में भी वृद्धि हो। यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य होता है कि वह विनियोग से प्राप्त संतुलन बनाए रखे। यह अपने इन्वेस्टमेंट को स्थिर तथा परिवर्तनशील या डायनेमिक आय वाली प्रतिभूतियों में इतने संतुलित ढंग से करता है कि इसे कम से कम एक निश्चित दर से आय प्राप्त होती है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य देश के विभिन्न छोटे इन्वेस्टर्स को बचतों को एकत्रित करके देश के विभिन्न एंटरप्राइजेस में शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होता है। इस प्रकार छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर्ताओं या इन्वेस्टर को प्रत्यक्ष रूप से अपनी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कंपनियों की जोखिमपूर्ण क्षमता शेयर पूंजी में नहीं करना चाहते, वे यूनिट ट्रस्ट के माध्यम से कंपनियों में क्षमता शेयर पूंजी की में भागीदारी बन जाते हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के जो मेन एडवांटेजेस है उनको हम पढ़ते हैं। तो छोटे इन्वेस्टर भी इसकी यूनिट खरीद कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छोटे इन्वेस्टर या इनके इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल सुरक्षित रहता है क्योंकि इसका मैनेजमेंट एक स्किल्ड मैनेजर्स या डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट कैपिटल तरल होता है, लिक्विडिटी होती है। इसके यूनिट कभी भी यूनिट ट्रस्ट को निर्धारित दर पर बेची जा सकती है। यूनिट ट्रस्ट में पूंजी बाजार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। इसके अंतर्गत लाखों लोगों को कर्मचारियों एवं एजेंट के रूप में रोजगार की प्राप्ति हुई है। और एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट में जो यूटीआई है उसका क्या योगदान है उसे हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। तो यह जनता की छोटी छोटी बचतों को एकत्रित कर उन्हें देश के औद्योगिक विकास में लगाता है। ट्रस्ट पिछड़े क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों को उदारतापूर्वक ऋण देता है या लोन देता है। यूनिट ट्रस्ट नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स की प्रतिभूति में धन इन्वेस्ट करता है या कैपिटल इन्वेस्ट करता है। इसने देश के महत्वपूर्ण उद्योगों में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एंड लास्ट जो है इसमें ट्रस्ट विभिन्न उद्योगों को सहायता देकर देश में उद्यमिता का विकास करता है। देन फिफ्थ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो है भारतीय आयात निर्यात बैंक, माने इंडियन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। तो भारतीय आयात निर्यात बैंक 1 जनवरी 1982 को स्थापित किया गया था तथा बैंक में 1 मार्च 1982 से अपना कार्य प्रारंभ किया। इस बैंक का प्रमुख उद्देश्य इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को लॉन्ग टर्म वित्तीय सहायता माने फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रदान करना तथा फॉरेन बिजनेस सेवा
ये सर्विसेज एवं उनसे संबंधित क्रियाओं को प्रोत्साहनार्थ स्थापित विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के कार्य में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है। बैंक की स्थापना के समय अफ्रीका और एशिया के देशों में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट निर्यात की भारी असमताएं विद्यमान थी, परंतु हमारे यहाँ दीर्घकालीन वित्त तथा विदेशी बाजार संबंधी सूचनाओं का अभाव था। अतः इस बैंक का कार्य इस अभाव को दूर करना था। आयात निर्यात बैंक में 15 डायरेक्टर हैं तथा एक चेयरमैन होता है। इन डायरेक्टर्स में से 5 डायरेक्टर संबंधित मंत्रालय से, एक डायरेक्टर रिजर्व बैंक से, औद्योगिक विकास बैंक से, निर्यात शाख व प्रत्याभूत निगम से, 3 डायरेक्टर कॉमर्शियल बैंक से तथा 4 डायरेक्टर फॉरेन बिजनेस स्पेशलिस्ट में से होते हैं। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत के विदेशी व्यापार के विकास एवं विस्तार के लिए आवश्यक फाइनेंशियल और सर्विस प्रदान करना है। तो इसके जो मुख्य जो कार्य हैं वो हैं बैंक निर्यातों को प्रत्यक्ष विदेशी सहायता देना, विदेशों में पूंजीत निवेश हेतु साख सुविधा देना और तकनीकी तथा परामर्श सेवाओं के निर्यात हेतु क्रेडिट देना। देन लदानपूर्ण लोन से सुविधा देना, निर्यात ऋण हेतु पुनर्वित्त सुविधा देना, विदेशी व्यापार संबंधित बिलों की पुनर्कटौती करना, भारतीय निर्यातों की ओर से विदेशों में आयातों के हित में गारंटी दिलाना, निर्यातकों के परामर्श सुविधा प्रदान करना, भारतीय औद्योगिक बैंक और इसके साथ साथ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक शाख एवं विनियोग बैंक माने ICICI बैंक, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। एंड जो लास्ट जो है वो है आपका सिडबी। तो ये सब जो है ये संस्थाएं भी जो हैं इंडियन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के अंतर्गत हैं आती हैं और वो भी इस प्रकार की फैसिलिटीज़ जो हैं इसी नियम के तहत क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। देन नेक्स्ट जो है वो है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था, माने राज्य स्टेट लेवल पे किस किस टाइप के लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी हो तो संस्थाएं हैं वो हैं राज्य वित्त निगम और राज्य औद्योगिक विकास निगम हैं जो स्थापित किए गए हैं। तो इस टॉपिक में हमने जितने भी बैंकों के बारे में पढ़ा है या संस्थाओं के बारे में पढ़ा है उनका स्थापना दिवस और उनमें कितने डायरेक्टर्स होते हैं और उनका कितने डायरेक्टर्स होते हैं और कहाँ कहाँ से वो नियुक्त किए जाते हैं, किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और किस अधिनियम के तहत वो नियुक्त किए गए हैं और उस कंपनी और उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और उस बैंक की स्थापना किस नियम और किस अधिनियम के तहत किया गया है, कब किया गया है, कौन से डेट पर किया गया है, इसमें आप किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। आप इसे एग्जैक्ट डेट ही लिखेंगे। इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं इनमें इनका इस्टेब्लिशमेंट, डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और साथ में आपको सभी बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो मेन जो इनका वर्किंग है और इसका ऑब्जेक्टिव है, हर बैंक का और हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का कुछ मेन इनका प्रॉफिट होता है और मेन इनकी वर्किंग एरियाज़ होती है, उनको आपको पढ़ना है और याद रखना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।